हेलो, मैं अरविंद माथुर, एसोसिएट प्रोफेसर इन फिज़िक्स, गवर्नमेंट एमएस कॉलेज बीकानेर। आज हम न्यूक्लियर एंड सॉलिड स्टेट फिज़िक्स का यूनिट 1 में न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ का एक सेकेंड लेक्चर देख रहे हैं। और सेकेंड लेक्चर में हमने रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का पिछले टाइम पे किया था। और उसमें ये पाया देखा था कि जो सारा का सारा जो मास है वो एक छोटी सी स्पेस में कंसिडर्ड है, जिसमें इसको जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। इसके बाद चैडविक ने 1932 में एक न्यूट्रॉन को और डिस्कवर किया, और उसने पाया कि ये न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन से कुछ ही भारी है, मगर न्यूट्रल चार्ज है। इस डिस्कवरी के साथ ये कहा गया कि न्यूक्लियस जो है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके बना है। और न्यू और इन दोनों को कंस्टिट्यूट, और जो भी न्यूक्लियस के अंदर चीज़ है उसको हम न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। इसके साथ जब न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी हो गई, तो उसके साथ कुछ टर्म्स बनाए गए, जिसके नाम हम पढ़ रहे हैं पहले। इसको कहते हैं एटॉमिक नंबर जेड। एक एटॉमिक नंबर को हम वो डिसाइड करते हैं कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन जो उस न्यूक्लियस में प्रेजेंट हैं, उनको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं। जैसे मेरे पास एक न्यूक्लियस है एक्स ए जेड एन, और इसमें हम कहेंगे कि ए जो है वो रिप्रेजेंट करता है उसके एटॉमिक नंबर को। और जो हमारे पास सबसे सिंपलेस्ट जो एटम है वो है हाइड्रोजन, जिसका न्यूक्लियस सिंपलेस्ट जेड इज इक्वल टू 1 होता है। इसके बाद एक आया है मास नंबर ए। मास नंबर इसमें कितने प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उनको डिफाइन करते हैं, उसको हम कहते हैं मास नंबर। जैसे ए जेड एक्स में जो ऊपर जो ए लिखा हुआ है उसको रिप्रेजेंट हम मास नंबर से करते हैं। और मास नंबर ये बताता है कि इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने हैं। और ये हम कह सकते हैं कि जो एटॉमिक नंबर है वो कभी भी मास नंबर से ज़्यादा नहीं हो सकता है, यानी जेड कैन नेवर एक्सीड ए। इसी तरह हम कह सकते हैं, एक हम करते हैं न्यूट्रॉन नंबर। ये न्यूट्रॉन नंबर ये बताता है कि टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो उस न्यूक्लियस में प्रेजेंट हो। और न्यूट्रॉन नंबर सिंपली हम कैसे निकाल सकते हैं, एन इज इक्वल टू ए माइनस जेड। ये सिंपल सा तरीका है न्यूट्रॉन नंबर निकालने का। इसके बाद हमारे पास कुछ न्यूक्लियस होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं बट मास नंबर डिफरेंट हो रहा है, उनको हम कहते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को हम जिसमें हम ये कि एट सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। जैसे कार्बन की हम ले लें तो C12 6, इसमें दोनों एटॉमिक नंबर सेम है, बस मास नंबर अब अलग है। इनको हम आइसोटोप्स ऑफ कार्बन कहते हैं। तो इस आइसोटोप्स में हमारे पास दो तरह के आइसोटोप्स हो सकते हैं, कि जो रेडियो एक्टिव है, जो नहीं है और मगर स्टेबल है, और जैसे एन और N15। इसी तरह रेडियो आइसोटोप्स जो हैं जो स्टेबल नहीं है और रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना दिखाते हैं। इसके बाद एक टर्म आती है आइसोटोन्स। इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, इनको हम कहते हैं आइसोटोन्स। इसी तरह एक तीसरी टर्म हो जाएगी आइसोबार्स। आइसोबार्स डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी के होते हैं मगर सेम नंबर ऑफ न्यूक्लियस होते हैं। इनका मतलब एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैव सेम होते हैं, मगर इनका मास हैव सेम मास नंबर, मगर इनके अलग अलग जेड और एन हो सकते हैं। इसके बाद हम कुछ न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज से मतलब होता है कि मैं उस न्यूक्लियस का रेडियस जानना चाहता हूँ। और क्योंकि इसको हम बहुत छोटा है, इसको हम रूट मीन स्क्वायर चार्ज रेडियस बोलते हैं। और ये न्यूक्लियस का रेडियस रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट्स के दौरान निकाला गया था। और फर्स्ट एस्टिमेट ऑफ द न्यूक्लियस वाज मेड बाय गीगर एंड मार्टसन इन 1909 में। इसमें रदरफोर्ड के निर्देशन में उन्होंने
सही बात। रदरफोर्ड के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में हमने देखा था कि अधिकतर तो अल्फा पार्टिकल बिना स्कैटर हुए सीधे निकल जाते हैं। सिर्फ एक पार्टिकल ऐसा था जो 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हुआ था और उसी पास से गया था, उसी पास से वापस आ गया। तो उससे हमने न्यूटन्स निकाला था और कूलम्स फोर्स का यूज़ किया था। F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 टू ई जेड ई, जो हमने रदरफोर्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट में काम आ गया था। तो इसके हमने ये देखा था कि इसकी कोलम्बिक एनर्जी और इसका डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट अप्रोच है और स्कैटर्ड बाय एन एंगल ऑफ 1 डिग्री। तो इसके बाद हमने ये देखा था कि अगर ये है तो इसके अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगना चाहिए। तो मैं ½ mv² इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन 0 टू इससे करता हूँ। तो इससे मैं आर का मान निकाल सकता हूँ और आर का मान ये है। मगर ये अधिकतर ये एक्सपेरिमेंट्स में पाया गया था कि जो एटॉमिक नंबर जो रेडियस है वो उसके मास नंबर के साथ प्रोपोर्शनल है। तो इसका एक एम्पेरिकल लॉ डिफाइन किया गया रेडियस के लिए। एम्पेरिकल लॉ R इज इक्वल टू R0 A1⁻⁰ ये एक रेडियस के लिए एम्पेरिकल लॉ है न्यूक्लियर रेडियस निकालने के लिए, जहाँ पे R0 एक कांस्टेंट है जिसको 1.2 फर्मी बोलते हैं। या इसको अगर मैं मास मीटर में नापूं तो 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर हो सकता है। ये FM फेरोमीटर, इसको हमने लॉर्ड फर्मी के नाम से फेमस हुआ, इसलिए हम इसको फर्मी बोलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है न्यूक्लियर मास। मास न्यूक्लियर हम कहते हैं बहुत छोटे हैं, फिजिकली बहुत कम होते हैं और जनरली हम इसको एटॉमिक मास यूनिट्स के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज़ द मास ऑफ द न्यूक्लियस, जिसमें हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों मिलके, और एटॉमिक मास यूनिट्स में जिसको हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं उसके, अगर मैं निकालना चाहूँ एक मोल का मास निकालना चाहूँ कार्बोनेट, तो मैं इस रूप में जो मैंने आपको स्लाइड में दिखा रखा है कि कंटेन्स, हम कहते हैं कि इसके अंदर एवोगैड्रो नंबर के हिसाब से एटम्स होते हैं। देयरफॉर एक एटम का मास हो जाएगा 12G/Na। 12G अपन ने एटॉमिक मास यूनिट मान लिया क्योंकि इसके अंदर 12 न्यूक्लियॉन्स हैं और इसको अपॉन A करा तो इसके साथ हमने इसका एक न्यूक्लियॉन का मास निकाल लिया। हम ये कहते हैं कि द वे हमने इसको फॉर ऑल स्टैंडर्ड एटॉमिक वेट्स में हमने ये माना कि C12 इज़ 12 मास यूनिट्स, इसको हमने डिफाइन किया और इसका 1 म्यू का मान हमने इसको कैलकुलेट कर लिया और इसको हमने 1.660538 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम्स मान। इस मास यूनिट में मास ऑफ द प्रोटॉन में निकाल सकता हूँ, मास ऑफ द न्यूट्रॉन निकाल सकता हूँ और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकता हूँ, जो आपको इस स्लाइड में दिख रहे हैं कि ये मास हम इसको यूटिलाइज करते हैं। अब इसके बाद एक आती है एक टर्म इसकी न्यूक्लियर एनर्जी। एनर्जी को हम जनरली इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट छोटा यूनिट है तो मैं इसको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट KeV या सिंपली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। 1 EV को मैं जूल्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ और इसका जूल का कन्वर्जन इसमें आपको दे रखा है कि 1 EV इज इक्वल टू 1.60 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इंटू 1 वोल्ट। दिस इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। 1 EV इज इक्वल टू 1.602 इंटू 10⁻⁻। इसी तरह मैं इसको फिर KV को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ और 1 MeV को, इसके कन्वर्जन हमने ये आपको थोड़े से याद रखने पड़ेंगे, वैसे ये दिए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि आइंस्टाइन मास एनर्जी रिलेशन से हम इसकी एनर्जी निकाल सकते हैं और 1.4 को 1 MeV के रूप में अगर लिखना हो तो 1 म्यू इज़ 931.49 MeV। फॉर आवर प्रैक्टिकल पर्पसेस हम 1 म्यू इज इक्वल टू 931 MeV को काम में लेते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है जो एक और प्रॉपर्टी आती है वो न्यूक्लियर चार्ज।
रदरफोर्ड न्यूक्लियस मॉडल में कि सम ऑल पॉजिटिव यूनिट चार्ज ऑफ एन एटम इज जो वो है उसके न्यूक्लियस में स्थित होता है, कॉल्ड द न्यूक्लियस। तो हम कह सकते हैं कि चार्ज ऑन द न्यूक्लियस इज प्लस जेड, प्लस जेड होगा न्यूक्लियस का जो चार्ज होगा, जितने उसके अंदर एटॉमिक नंबर होगा उसके प्लस के हिसाब से होगा, और ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट टर्म आती है जिसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। ये क्या कहा गया है कि न्यूक्लियस बहुत स्ट्रांगली बंधा हुआ होता है, और ये ऊर्जा कहाँ से आती है? न्यूट्रॉन, क्योंकि ये अट्रैक्शन तो हो नहीं सकता, क्योंकि न्यूट्रॉन अनचार्ज पार्टिकल हैं और प्रोटॉन तो इनके पास ना तो अट्रैक्शन फोर्स है ना रिपल्शन फोर्स। मगर फिर भी ये देखा गया है कि न्यूक्लियस जो है बहुत अच्छी तरह पैक्ड है। तो इसको ज्ञात करने के लिए हम कहते हैं कि इसके अंदर एक बाइंडिंग एनर्जी होती है, और ये बाइंडिंग एनर्जी कैसे उत्पन्न होती है इसका भी है। उसको हम कहते हैं कि अगर हम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स का मास कैलकुलेट करें तो वो कुछ और आता है, मगर जब हम उसके एटम न्यूक्लियस का मास मेजर करते हैं तो वो मास थोड़ा सा कम होता है। कि जो ये डिफरेंस जो इन मास में आ रहा है, ये कहते हैं ऊर्जा में जो डिफरेंस ऑफ मास को हम मास डिफेक्ट कहते हैं, और ये मास डिफेक्ट अल्टीमेटली आइंस्टाइन के रिलेशन के हिसाब से मल्टीप्लाई हो जाता है और ऊर्जा बहुत हो जाती है। तो हम ये कहते हैं कि सपोज़ मेरे पास एक न्यूक्लियस है एम, जिसका जेड और एन, जेड तो एटॉमिक नंबर है और एन न्यूट्रॉन नंबर है। तो हम कह सकते हैं इसके अंदर z प्रोटॉन्स हैं और n न्यूट्रॉन्स हैं। तो मास डिफेक्ट अगर मैं निकालना चाहूँ तो डेल्टा m जेड एम पी प्लस एन एम एन माइनस एम जेड, जो इसका एटॉमिक का मास है, न्यूक्लियस का मास। तो ये z है, तो मैं इस रिलेशन से कह सकता हूँ कि डेल्टा m इज इक्वल टू जेड एम पी प्लस ए एन को मैं a माइनस जेड लिख सकता हूँ, एम एन माइनस जेड एन। हम यहाँ पे ये माना है कि एम पी और एम एन जो है वो मासेज ऑफ द प्रोटॉन और न्यूक्लियन। इसको अगर मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करूं तो हमारे पास जो अल्टीमेटली जो मास डिफेक्ट आ जाएगा वो डेल्टा एम इज इक्वल टू एम एच प्लस ए माइनस जेड इज इक्वल टू जेड आ जाएगा। तो इसको ये जो चीज़ कहलाती है मास एम एन, ये मास जो मास है वो अल्टीमेटली उसमें मास डिफेक्ट बाइंडिंग एनर्जी में बन जाता है। एक प्रोटॉन की हमने अगर बाइंडिंग एनर्जी निकाल ली तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी निकालना फ़ायदेमंद होता है। ये मास डिफेक्ट को अगर मैं न्यूक्लियन के नंबर से डिवाइड कर दूं तो इसको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, तो हमने मास डिफेक्ट तो हमने देख ही लिया। और इस मास डिफेक्ट को अगर मैं एनर्जी में कन्वर्ट कर दूं तो डेल्टा एम सी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। और मैं इसको अगर एटॉमिक नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर दूं, यानी मास नंबर से डिवाइड कर दूं, तो ये एनर्जी पर न्यूक्लियन हो जाएगा। और इसका ग्राफ मास एंड नंबर्स के नंबर ऑफ न्यूक्लियन और बाइंडिंग एनर्जी से ग्राफ बनाओ तो ये कुछ इस टाइप का ग्राफ आता है। और इस ग्राफ की विशेषता है ये हम आगे वैसे पढ़ लेंगे, मगर इसमें यह कि बाइंडिंग एनर्जी फॉर ऑल स्टेबल न्यूक्लियाई जो होते हैं इज़ पॉजिटिव। जो स्टेबल न्यूक्लियस हैं उनके जो बाइंडिंग एनर्जी स्टेबल होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस को छोड़कर द वैल्यू जैसे HECO को छोड़ के बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज़ वेरी स्मूथ। शार्प पीक्स हमें मिलते हैं दैट न्यूक्लियस आर मोर स्टेबल देन, हम कुछ ग्राफ में कुछ शार्प पीक्स आई हैं और ये बताते हैं कि ये न्यूक्लियन अपने आसपास के न्यूक्लियन से ज़्यादा स्टेबल है। जैसे जैसे स्मॉलर मास नंबर है यानी ए से कम है इज़ लेस एंड इट, बहुत कम अगर ए से कम है तो उसके मास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम है, और मगर जैसे जैसे मास नंबर ए बढ़ता है वो बढ़ने लगता। जब अराउंड A20 अगर A50 आ जाता है तो हम ये कहते हैं कि देयर इज़ अ फ्लैट मैक्सिमा। अब मैक्सिमम हो जाता है इज़ अप्रॉक्सीमेटली दिस रीजन, ये हमारा रीजन सबसे ज़्यादा स्टेबल है।
जैसे जैसे ये इसके ऊपर बढ़ता है वो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कम होने लगता है और वो एनर्जी अनस्टेबल होता है। अबव 140 ये एकदम डिक्रीज होने लगता है और इस एज लिम्डा इंक्रीजेज। अगर हैवी ले लें जैसे 240 के ऊपर जाएं तो हम कहते हैं कि वो बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है और ब्रेक्स इनटू टू न्यूक्लियर। ये बाइंडिंग एनर्जी, ये न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ के कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और इसके आगे हम आप। थैंक यू।